एलिवेटेड टेम्परेचर तक लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। मटेरियल जो भी लिया हमने इज एक्सपोज टू एन एलिवेटेड टेम्परेचर। एलिवेटेड का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? एलिवेटेड का मतलब क्या होता है? एलिवेटेड का मतलब एक कोएक्सियल फॉर्म में बढ़ना टेम्परेचर का, ओके। फॉर एन एक्सटेंडेड टाइम पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक लेके जाते हैं, देन स्लोली कूल, उसके बाद आप उसको ठंडा करते हैं। जैसे आप लोग को मैं बताऊं, आप लोग क्या करते हो, आप लोग ने देखा होगा कि कर्ड बनता है, दही बनाते हैं हम लोग घर पे। तो हम लोग जो घर पे दही बनाते हैं कैसे बनाते हैं, नॉर्मल दूध लेते हैं, नॉर्मल दूध के अंदर हम खटाई डाल देते हैं और खटाई डाल के हम कर लेते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में दो प्रकार के दही चलते हैं, है ना। एक शॉप वाला दही चलता है, शॉप वाले का दही देखा कैसा एकदम अलग टाइप का दही आता है, और हम जो घर पे बनाते हैं वो दही एकदम अलग होता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये रहता है कि वो शॉप वाला क्या करता है, जो दूध रहता है उस गर्म दूध से दही बनाता है। दूध लेता है, दूध को गर्म करता है, एक अप टू सम टेम्परेचर तक लेके जाता है, और जैसे ही अप टू सम टेम्परेचर तक लेके जाता है, उस टेम्परेचर पर लेने के बाद वो उसके अंदर वो एंजाइम मिला देता है, वो खटाई मिला देता है, जिससे कि वो दही बनना है। और हम घर पे क्या करते हैं, हम घर पे ये करते हैं कि हम ठंडे दूध में ही खटाई मिला देते हैं। जब हम ठंडे दूध में मिलाते हैं, या जो दूध रूम टेम्परेचर पर रहता है उसमें आप मिला देते हो, तो वो आपको उस प्रकार की प्रॉपर्टी नहीं मिलती है जिस जैसी प्रॉपर्टी आपको वो शॉप वाले की मिलती है। आप लोग चाहते हो यदि इस प्रकार का दही बनाना, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, दूध लेना और दूध को थोड़ा सा आप एक टेम्परेचर तक गर्म करना। अब उस गर्म दूध में ही आप क्या ऐड कर देना, खटाई ऐड कर देना। जैसे आप उसमें ऐड करोगे ना, तो आप देखोगे आपका जो दही है वो कैसा बना होगा, जो शॉप से आप परचेज करते हो, मीठा दही वर्ड यूज करते हो, उस प्रकार का आपको दही मिलेगा। खटास उसमें कम होती है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने में। मैं एक्चुअल में इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना क्या चाह रहा था, मैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझाना चाह रहा था कि यदि सपोज करो कोई मेटल है, उस मेटल को एक हम अप टू सम टेम्परेचर तक लेके जाते हैं, और सम टेम्परेचर पे ले जाने के बाद आप उसको धीरे धीरे कूल करते हो। तो जब आप धीरे धीरे कूल करोगे तो क्या होगा, आपको एक अलग प्रॉपर्टी मिलेगी। आप उसको अप टू टेम्परेचर पे ले जाने के बाद सडनली कूल कर दोगे, तो सडनली कूल करने से क्या होगा, आप देखो, जैसे ही आप एक अप टू टेम्परेचर ले जाओगे और धीरे धीरे कूल करोगे, तो धीरे धीरे कूल करने से क्या होगा, जो आपकी मेटल है, सपोज करो आयरन है, तो आयरन का आपको कलर अलग मिलेगा। अलग कैसा कलर मिलेगा, आप देखोगे कि वो थोड़ा सा गंदा टाइप का मेटल हो रहा है, एनिलीन हो रहा है। एनील, एनील का मतलब कलर का डाउन होना, तो वो वर्ड वहीं से बना है, ठीक है ना। कहाँ पे इसको हम यूटिलाइज करते हैं, ये यूटिलाइजिंग फॉर लो एंड मीडियम कार्बन स्टील, ठीक है ना। अब आपने देखा हुआ स्टील हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, वी हैव डिस्कस स्टील इन वेरी डिटेल फॉर्म। उसमें आपने देखा होगा लो कार्बन और मीडियम कार्बन स्टील। तो लो कार्बन और मीडियम कार्बन स्टील से हम आगे फर्दर इसकी डिटेलिंग होती है। अब जो एनिलिंग होती है वो आप देखेंगे किस टाइप की मिलेगी, आप देखेंगे फुल एनिलिंग होती है, प्रोसेस एनिलिंग होती है, जिसको हम स्ट्रेस रिलीफ एनिलिंग बोलते हैं, और स्पोरेडाइजिंग कहलाती है, ठीक है ना। तो बेसिकली हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम केवल ये कर रहे हैं कि हमारी जो भी रिस्पेक्टिव मेटल हम बना रहे हैं, उस मेटल को हम एक अप टू सम टेम्परेचर तक लेके जाते हैं, और सम टेम्परेचर पर लेने के बाद उसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं। क्लियर है ना, दिस प्रोसेस वी आर यूजिंग, ओके। एट द नेक्स्ट केस, ठीक है ना। तो अब आपने देखा क्या कि जब हम एनिलिंग की बात करेंगे, तो एनिलिंग में आप देखोगे कितनी स्टेज मिलेंगी आपको। तो वी आर सिंपली गेटिंग 3 स्टेज इन एनिलिंग। फर्स्ट, जो भी हमको डिजायर टेम्परेचर होता है मटेरियल का, उस डिजायर टेम्परेचर तक हम उसको लेके जाते हैं। फिर उसके बाद उसको कुछ समय के लिए रोकते हैं, जैसे यहाँ पर वर्ड यूज किया ना, सोक एंड होल्डिंग टाइम। सोक का मतलब क्या होता है, किसी ने नाम सुना सोक का, सोकिंग। सोकिंग का मतलब एब्जॉर्ब करना। जैसे आपने देखा ना, स्पंज जो रहता है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, एक स्पंज रहता है पानी में डाल यस सर। तो वो वाटर को सोक कर लेता है, ठीक है ना। यस सर। तो यहाँ पे बेसिकली क्या वर्ड हो रहा है, यहाँ पे जो सोक वर्ड यूज हो रहा है, सोक का मतलब वो रुकेगा और रुक के हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अब वहां पे हीट तो सिस्टम की ज्यादा है, तो एक्चुअल में वो बाहर की ठंडी हवा को सोक कर रहा है, या ठंडी टेम्परेचर को सोक कर रहा है। तो ठंडी टेम्परेचर को सोक करेगा तो ऑटोमेटिकली वो कूल होगा, बट उसको आपको कुछ देर के लिए रोकना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। ये सब प्रोसेस किस टेम्परेचर पे होती है, दिस ऑल प्रोसेस आर नाउ टू बी हेल्ड ऑन अ रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। क्योंकि टेम्परेचर का भी एक इफेक्ट होता है कि आप किस टेम्परेचर पर इसको बना रहे हैं। जैसे आपसे मैं बोलूँ कि मेरे को क्या बनाना, दही बनाना है,
तो दही बनाने के लिए आपको रूम टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि जो बैक्टीरिया रहते हैं, क्योंकि दही बनता कैसे है, वो फर्मेंटेशन प्रोसेस करता है तब बनता है वो। तो वो जो कर्ड है, कर्ड में आपने बैक्टीरिया मिलाए हैं, जैसे भी आपने ऐड किए हैं, तो उनको रूम टेम्परेचर पे करोगे तो जल्दी बन जाएगा। आप उसी को आपने क्या किया, फ्रिज में रख दिया, तो फ्रिज में रखोगे तो आप देखोगे दही आपका नहीं जमेगा। क्यों नहीं जम रहा है दही आपका? क्योंकि जो बैक्टीरिया थे उन बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो रही थी। बैक्टीरिया एक नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर रिक्वायर्ड करते हैं ग्रोथ के लिए। यहाँ पे जब मैं बात करूँ मेरे मेटलिक के केस में, तो मेटलिक के केस में भी वी रिक्वायर द रूम टेम्परेचर, बट वहां पर वो बैक्टीरिया है, यहाँ पे आपकी क्या होती है, ग्रेन साइज होती है, ठीक है ना। बट ये नॉन लिविंग थिंग्स होती है, वहां पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो लिविंग थिंग्स होती हैं, बट द ग्रेन्स विच वी आर यूजिंग आर द नॉन लिविंग थिंग्स। बट उन ग्रेन्स का भी जो स्ट्रक्चर रहता है वो कंप्रेस्ड होते हैं, स्ट्रेच होते हैं। उनकी कंप्रेसिंग और स्ट्रेचिंग जो रहती है वो टोटल कहीं ना कहीं डिपेंड करती है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। तो मेटल में टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले वो करती है। ओके, सो दिस इज अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन विच वी हैव डिस्कस्ड। पर्पस ऑफ एनीलिंग, क्यों जरूरी है हमको एनीलिंग, ठीक है ना। तो एनीलिंग सीधी सी बात है, आपको मैं सिंपली इनडायरेक्टली बताऊं। इनडायरेक्टली ये है कि हम क्या चाहते हैं, जो भी हम मेटल ले रहे हैं उसकी मेटल की प्रॉपर्टी को हमारी डिमांड के हिसाब से हम चेंज कर सकें, बहुत डिमांड भी है, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले सपोज कर, यदि मैं किसी मेटल की रिलीफ इंटरनल स्ट्रेस ओवरकम करता हूँ, तो इससे क्या मिलेगा आपको, इससे आप देखेंगे कि हमको इससे बेल्डिंग में हेल्प मिलेगी, वी आर गेटिंग द हेल्पिंग ऑफ बेल्डिंग। जैसे आपने देखा होगा ना कि हमने क्या किया, दो मेटलिक पार्ट को लिया और आपस में दोनों को बेल्डिंग से जोड़ दिया। तो बेल्डिंग से जुड़ना आपस में, वो प्रॉपर्टी किसकी है, मेटल की प्रॉपर्टी है वो, क्लियर है ना, कि वो बेल्ड हो गए। सपोज करो कि आप इस प्रकार का मेटल ले रहे हो कि आप कितना भी उसको बेल्ड करो वो बेल्ड ही नहीं हो रहा है आपस में। मैं आपसे बोलूं कि दो लकड़ियां ले लो और दो लकड़ियों को आपस में बेल्डिंग से जोड़ दो, जुड़ जाएंगी बेल्डिंग से क्या, नहीं जुड़ेंगे, क्लियर है ना। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो हम क्या करते हैं एक्चुअल में, उस मेटल में हीट ट्रीटमेंट करके उस प्रॉपर्टी को गेन करने की कोशिश करते हैं कि वो प्रॉपर्टी हमको गेन हो जाए, जिससे कि वो बेल्ड हो सके, जिससे कि उसकी कोल्ड वर्किंग हो सके। एक कोल्ड वर्किंग जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर से, देयर आर टू काइंड ऑफ वर्किंग फॉर एन अ मेटल वी आर डूइंग, वन इज कॉल्ड द कोल्ड वर्किंग, सेकंड इज कॉल्ड द हॉट वर्किंग, ठीक है। तो अभी जैसे ही थोड़ा सा हमारा टॉपिक बढ़ेगा आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज टर्म कोल्ड वर्किंग एंड व्हाट इज टर्म हॉट वर्किंग। कास्टिंग तो आप जानते हो मेटल का है प्रॉपरली तरीके से कास्ट होना किसी सब्जेक्ट में। फॉर्जिंग, कोई बताएगा फॉर्जिंग क्या होती है? सर फोर्स लगा के मेटल का किसी भी प्रोसेस द्वारा फोर्सफुली हम मशीन का शेप चेंज कर देते, शेप। बिल्कुल, आपने देखा होगा ना कि लोहार जो बैठे रहते हैं, तो लोहार लोग क्या करते हैं, वो मेटल लेते हैं और मेटल को पहले गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद उसको ठोक पीट के उसको प्रॉपर शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द फॉर्जिंग प्रोसेस। फॉर्जिंग में बेसिकली क्या करते हो आप, हीट देते हो, और हीट देने के बाद जब उसके ऊपर एक्सटर्नल लोड लगाया जाता है तो एक्सटर्नल लोड लगा के उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। दिस इज सिंपल इज कॉल्ड द फॉर्जिंग प्रोसेस। एंड मशीनिंग प्रोसेस में क्या होता है, मशीनिंग में ये लेता है कि मशीन के माध्यम से, ठीक है ना, हम क्या करते हैं फॉर्जिंग में गर्म करके हॉट टेम्परेचर देके लोड लगाते हो, ठोक के आप उसको प्रॉपर शेप में कन्वर्ट कर देते हो। बट मशीनिंग प्रोसेस में आप ऑब्जेक्ट लेते हो, टूल के माध्यम से काट के उसको प्रॉपर शेप में कन्वर्ट करते हो। और कास्टिंग में क्या होता है, पिघला के उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हो। मतलब मेरे को क्या करना है, एक ही ऑब्जेक्ट बनाना है, बट एक ऑब्जेक्ट बनाने के मेरे पास तीन तरीके हैं। मैं कास्टिंग कर सकता हूँ, मैं फॉर्जिंग कर सकता हूँ, और मैं मशीनिंग कर सकता हूँ, ठीक है ना। बट तीनों केस में आपको अलग अलग उसकी प्रॉपर्टी मिलेंगी, अलग अलग आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है ना। सो हमको जैसी रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू अस वी आर डूइंग। यदि आपको 1 2 8 10 50 बनाने हैं तो हम कास्टिंग कर सकते हैं, या फिर ऐसा केस जिसमें मशीनिंग पॉसिबल नहीं है या फॉर्जिंग पॉसिबल नहीं है। फॉर्जिंग कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट की नहीं हो पाएगी, कोई आड़ा टेढ़ा ऑब्जेक्ट है तो उसकी फॉर्जिंग तो कर नहीं पाओगे आप, उसकी तो हमको मशीनिंग करनी पड़ेगी, क्लियर है ना। उसकी कास्टिंग नहीं कर सकते हम, कहीं कहीं भी ये टिक होगा सही, कहीं ये टिक होगा, कहीं ये टिक होगा। तो आप अपनी यूजेबिलिटी, एप्लीकेशन, प्रॉपर्टीज के हिसाब से आप अपने हिसाब से अलग अलग यूज कर सकते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले तो हमने क्या बताया, रिलीफ इंटरनल स्ट्रेस। तो इससे क्या होगा, जो मैं रिलीफ इंटरनल स्ट्रेस बता रहा हूँ, इससे क्या हुआ कि जब अपने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर वेल्डिंग की या कोल्ड वर्किंग की, कास्टिंग की या फॉर्जिंग की, तो उससे उसकी इंटरनल स्ट्रेस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनिलिंग। एनिलिंग के कारण ये हमको प्रॉपर्टी अचीव हुई है, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करूं, द इंटरनल स्ट्रेस आर अलाउड टू रिमेन इन अ मेटल, द पार्ट मे बी एबल टू स्टार्टेड और द क्रैकिंग। अब इसमें क्या रहता है, ये क्या करती है, उसकी जो इंटरनल क्रैकिंग होती है उसको भी अवॉइड करती है। एनिलिंग हेल्प्स, ये एनिलिंग जो रहती है हेल्प करती है इंटरनल स्ट्रेस एंड रिड्यूस द चांसेस ऑफ डिसऑर्डेशन एंड क्रैकिंग। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, आप लोग ने देखा होगा कि जब घर पे हम लोग रोटियां बनाते हैं, मतलब लड़के हम लोग रोटियां बनाते हैं, जब हम रोटी बनाते हैं तो आपने देखा होगा जब अपन रोटी बनाते हैं तो अपनी रोटी साइड से फट जाती है और आखिरी से सबसे खराब होती है, बीच में सब। अब सादा नो सर। हमें बनाना आता है सादा, इसलिए तुम बात कर रहा हो, हमको तो नहीं आता, ठीक है ना। तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक। तो हम क्या रोटी बनाते थे, देखो कॉर्नर में फट जाती है, बीच में बहुत मोटी हो जाती है और भगवान भरोसे ही बनती है, भारत का झंडा बनती है वो। क्लियर है। बेसिकली क्या हुआ कि जो आपके पास पेस्ट था आटे का, उस आटे के पेस्ट पे जब आपने लोड लगाना चालू किया, जब आप लोड देते हो तो लोड देने के क्या होता है, उसके कॉर्नर पे क्रैकिंग हो जाती है। क्लियर है। तो सेम एज इट इज, सपोज करिए आपने क्या किया, एक मेटल लिया है और उस मेटल को गर्म करके आप उसके ऊपर हैमर मारो, जैसे कुल्हाड़ी रहती है ना, कुल्हाड़ी पे धार कर रहे हो आप या कुल्हाड़ी को कुछ कर रहे हो, तो जो लोहार रहेगा उसको गर्म करेगा और उस पर हैमर मारेगा, उस पर स्ट्रेस देगा। जब सर देखिए हमने सर देखिए हमने रोटी बनाया कितना गोल है अभी 1 घंटा पहले। हाँ, तुमने तो एग्जाम्पल ही दिखा दिया मुझे। चलो अभी वाला एग्जाम्पल नहीं दूंगा मैं तुम्हारा, है ना। खासकर शादाब वाला एग्जाम्पल।